सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बड़ी वाज़ेह अपनी हिकमत अमली और अपनी पॉलिसी बता दी है। चूँकि बार बार ये बात की जा रही थी कि मियां साहब आएंगे तो क्या पहले सरेंडर करेंगे, प्रोटेक्टिव बेल उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो नून लीग अब ये कहती है कि पहले मियां साहब प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करेंगे। और चूँकि वो एक ऐसे दिन आ रहे हैं कि वो सैटरडे का दिन है और उस दिन ज़ाहिर है कि अदालत नहीं खुली होगी, फिर अगला दिन संडे है, तो वो मंडे को फिर अदालत में खुद को सरेंडर करेंगे। और उससे पहले वो एक जलसा कर चुके होंगे जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जिसकी तैयारियां कर रही है। और वो जलसा है मीनार पाकिस्तान पर। तो 21 अक्टूबर से आप समझें कि नून लीग की जो एक इलेक्शन कैंपेन है वो शुरू हो जाएगी। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक सियासी जमात है यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। और इन 90 दिन को आप समझें बहुत ही कम वक्त अब रह गया है। वो 90 दिन में तो पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिर का टाइम दिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन को बाकायदा तौर पर शुरू नहीं की है। उस मोड में भी वो नजर नहीं आ रही है। वो अभी तक आवाम में नहीं जा रही है। और ये कब ये सिलसिला शुरू होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब मुतारिक होगी, और मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो कानूनी तौर पर क्या मुश्किलात उनके लिए होंगी, क्या चैलेंजेस होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनकी वापसी से मुतालिक क्या सोच रखती है, क्या उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं। चूंकि जब वो गए थे उसके बाद वो मफरूर भी करार पाए, इश्तिहारी भी करार दिए गए। तो अब जब ये टैग्स उनके साथ इस वक्त लगे हुए हैं तो उनकी वापसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर अहमद शेख साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, और जो कानूनी नुक्ते हैं, जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं इस मामले पर अपनी राय वो इस पर देंगे। तो शर्मिला फारूकी साहबा, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपसे। अब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, वो एक जलसा भी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनकी वापसी पर क्या मौक़िफ़ है? आप लोग वेलकम करेंगे उन्हें कि जी बड़ी अच्छी बात है आप वापस आ रहे हैं, या फिर चूँकि वो गए थे तो एक मफरूर एक इश्तिहारी भी उनके नाम के साथ लगता था, अदालतों ने उन्हें करार दिया था, तो आप कहते हैं कि आइन और कानून पर अमल होना चाहिए और वो वापस आएँ और जेल जाएँ? जी शुक्रिया अरबाब साहब। देखिए, सदर जरदारी साहब तो पहले से ये कहते थे कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए और पाकिस्तान की सियासत में अपना एक कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, कारकुनान ने, इनकी लीडरशिप ने बड़ी सोहबतें जो हैं बर्दाश्त की हैं, जेलें काटी हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें मुल्क छोड़ के जाना चाहिए या मुल्क से बाहर रहना चाहिए। हमने यहीं रह के आमरीत का भी डट के मुकाबला किया। हमने यहाँ पर रह के सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का भी मुकाबला किया। हमने पाकिस्तान की धरती नहीं छोड़ी। हम पाकिस्तान की आवाम के साथ रहे, उनकी तकलीफ़ में, उनके दर्द में हमने उनका साथ दिया। जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक़ है, देखिए अच्छी बात है कि उनको आना चाहिए और बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहरहाल वो आए, पाकिस्तान की सियासत में अपना एक कलीदी किरदार अदा करें, लेकिन उनका आना या ना आना इस वक्त वो फोकस नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी है वो ये है कि इलेक्शंस की तारीख सामने आए और इलेक्शन हो इस मुल्क के अंदर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और उस इलेक्शन के नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड हुकूमत आए जो इस बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सके। हमारा फोकस ये है। ठीक है, तो अब ये इलेक्शन कमीशन तो ज़ाहिर है एक मुद्दत तो अनाउंस कर ही चुकी है, एक एग्जैक्ट डेट ज़रूर उन्होंने नहीं दी, लेकिन अब जब आप लोग 90 दिन का मुतालबा करते हैं इलेक्शन का, तो 90 दिन तो फिर ये 6-7 नवंबर को पूरे होते हैं। अब हम उसको सामने रखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ग्राउंड में तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। आप लोगों की कोई कैंपेन, कोई जलसा, कोई अवामी राब्ता मुहिम, इस तरह की तो कोई एक्टिविटी नहीं शुरू की आपने। तो अभी तो ये सुकून की वजह क्या है? देखिए, सुकून तो हरगिज़ नहीं है। इस पूरे मुल्क में बड़ी बेचैनी है। इस मुल्क के अंदर बड़ा अभाम है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे भी कि नहीं होंगे। महज महीना और हफ्ता दे देना ये मसले का हल नहीं है। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि वो एक हतमी तारीख़ दें और इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें, और जैसे ही वो करेंगे पीपल्स पार्टी अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेगी। इस वक्त हम अपने मैनिफेस्टो पे भी काम कर रहे हैं, अपने जो प्रोग्राम्स हमने सामने लेकर आने हैं हम उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं, और हम बैक वक्त इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा भी कर रहे हैं, और शायद हम वाहिद जमात हैं इस मुल्क के अंदर
जो इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रहे हैं। बाकी तो मेरा ख्याल है इस मामले से दस्तबरदार हो चुके हैं। अच्छा, बाकी वो जो जनवरी के आखिरी हफ्ते वाली बात है, बाकी उस पर तो ऐसा लग रहा है एग्री आप लोग 90 दिन का जो मुतालबा कर रहे हैं, बाकी उससे दस्तबरदार हो चुके हैं। वरना तो अब सब ये अंडरस्टूड कर चुके हैं कि आज ही जनवरी में होने हैं इलेक्शन और वो जनवरी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं। मंशूर में आप लोगों ने क्या तब्दीली की है जो पिछला आप लोगों का मंशूर था उससे? देखिए, बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि महज महीना और हफ्ता दे देना ये मसले का हल नहीं है। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तारीख की अनाउंसमेंट करनी लाजमी है और हम भी उसी का मुतालबा कर रहे हैं और उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। 90 दिन में तो ज़ाहिर बात है अब इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर जनवरी में जिस तरह वो कह रहे हैं और आखिरी हफ्ता कह रहे हैं तो एक तारीख भी दे दें आखिरी हफ्ते की, ताकि जो अभाम है, बेचैनी है और एक जो ये घबराहट सी है सबके दिलों में कि इलेक्शन आया होंगे, इसकी कम से कम ये बेचैनी तो ख़त्म हो। इस वक्त आपके पाकिस्तान जो है एक फ़ोकस के अंदर है, दुनिया भर देख रही है, इंटरनेशनल डोनर्स देख रहे हैं कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, पूछ रहे हैं, तारीख मांग रहे हैं। हफ्ता किसी ने नहीं मांगा था, ना ही महीना मांगा था, हमने तारीख मांगी थी। जहाँ तक मैनिफेस्टो का ताल्लुक है कि उस मैंने आपको बताया उसके ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह जब मैनिफेस्टो हमारा सामने आएगा तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो पहले की तरह इस बार पहले से बेहतर प्रोग्राम्स लेकर आएगी और जो हमारी एक हमेशा से एक जो फोकस रहा है, जो गरीब आवाम है, जो मार्जिनलाइज्ड आवाम है, उसके लिए प्रोग्राम्स लेकर आना। जिस तरह हम पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए, हम लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम लेकर आए। इस वक्त सिंध के अंदर जो ज़दगान के लिए एक तामीराती प्रोग्राम पे हमने काम शुरू कर दिया है जिसमें लैंड टाइटल्स भी दे दिए गए, 21 लाख घर बनाना। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी का फोकस है कि उन तबकात के लिए रिलीफ के प्रोग्राम्स लेकर आएँ जो उस वक्त बिल्कुल ही पिस चुके हैं। सही, ठीक है, चलें अब ये ज़रा गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कैसर साहब ये बताइएगा कि आप लोगों का जो पूरा फोकस है वो सिर्फ 21 अक्टूबर पर है कि मियाँ साहब वापस आ जाएं। सर इस मुल्क में इलेक्शन भी होने जनवरी का टाइम दिया गया, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई, सिर्फ पीपल्स पार्टी ये डिमांड करिए कि इलेक्शन की एक डेट अनाउंस कर दें। तो मुस्लिम लीग नून का पूरा फोकस मियाँ साहब की वापसी पर क्यों है? ये इलेक्शन से मुताल्लिक आप लोग क्यों नहीं बात और डिमांड कर रहे? जी, इलेक्शन तो तमाम पार्टियों ने देखिए ना, ये बात तो सही है कि इलेक्शन को कमीशन को डेट एग्जैक्ट देनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन एक टेंटेटिव डेट उन्होंने दे दी है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी। इसमें अब इससे पहले इलेक्शन तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहे लास्ट वीक, बल्कि ये बात हो रही कि जनवरी में बड़ी सर्दी होगी, कुछ 1-2 हफ्ते और बढ़ा दिए जाएँ। तो मकसद ये है कि इलेक्शन की डेट बिल्कुल लाजमी, जो ना मैं समझता हूँ कि हम सबको मुतालबा है हमारा कि इलेक्शन की एग्जैक्ट डेट दें और इसमें भी कोई शक नहीं है जो बात कर रहे हैं ना कि इबाम पैदा हो रहा है। इलेक्शन इतना देखिए अब तकरीबन 2 महीने हो गए असम्बली को डिसॉल्व हुए, तो अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं पता लगा और ये भी नहीं पता कि लोग शक कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने हल्के में हूँ चनियोट में और मैं सब लोगों से बड़ा इंटरेक्शन में हूँ, तमाम लोगों से, हज़ारों लोगों से मिला हूँ। तो कोई ये इबाम है, डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन को डेट देनी चाहिए। अगर लास्ट वीक कह दी है तो इसमें अब क्या फ़र्क रह गया, कोई एग्जैक्ट डेट दे दे। और फिर कल मौलाना फजल रहमान का जो बयान है कि, और इसमें कोई हकीकत भी है कि नॉर्दर्न एरियाज में तो उन दिनों में बर्फबारी होगी और इलेक्शन बहुत मुश्किल होगा। हाँ भी हफ्ता 2 हफ्ता और डिले हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये मौसम तो बड़ा सख्त है। जिस मौसम में लास्ट वीक और जनवरी की बात हुई है, तो हमारा जो आपने कहा कि सारा बिल्कुल सारा जोर जो है और सारा तवज्जो जो है वो मियां साहब, ये अगर सिर्फ मौसम को बुनियाद बनाकर ये हफ्ता 2 हफ्ता आगे बढ़ाने की बात की जाएगी तो फिर मजीद खदशात पैदा होंगे, मजीद इबाम पैदा होंगे। ये मौसम को बुनियाद बनाकर महीना 1.5 महीना अगर पीछे करने की बात कर लें तो बहुत सारी सियासी जमातों की डिमांड भी पूरी हो जाएगी। ये मैं तो खुद एग्री करता हूँ कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन जो लेट हो रहे हैं उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई डिसीजन देखिए, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो तो डे टू डे की गवर्नमेंट होती है। जब तक कोई मैनिफेस्टो के तहत कोई मैंडेट वाली हुकूमत नहीं आएगी जिनको लोग इलेक्ट करेंगे, और ये तो कोई तरीका नहीं है कि अब 9 अगस्त को असम्बली डिसॉल्व हुई और आप 6 महीने इलेक्शन बाद में कराएं, ये तो फिर कभी
कोई और बहाना हो जाएगा। तो ये दुनिया में कभी ऐसा भी हुआ है? अमेरिका में आपने देखा कि एक डेट फिक्स है और पिछले कई दहाइयों से उनके यहाँ वही उस एग्जैक्ट डेट पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ क्या है? हम अपने मुल्क का परसेप्शन क्या दे रहे हैं पूरी दुनिया में? इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जानी चाहिए और जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। मेरा तो बिल्कुल ये वादे तौर पे ये पॉइंट है। और हम जो जोर दे रहे हैं मियाँ साहब के आने पे, हमारे एक महबूब लीडर हैं, काफ़ी अरसे बाद आ रहे हैं, हम सब चाह रहे हैं कि वो आए और उनका शानदार इस्तेकबाल हो। हम उनकी तैयारियों में हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। ये भी एक इलेक्शन का ही होता है। देखिए उनकी हम जो तैयारियां कर रहे हैं, उनको उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं, उनको रिसेप्शन देंगे। तो कैसा साहब, ये मियाँ साहब चूंकि तकरीबन ये 4 साल के बाद आ रहे हैं, उनकी तबीयत और सेहत से मुतालिक भी आपके पास जरूर मालूमात होंगी। तो मियाँ साहब की तबीयत अब बहाल है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है, प्लेटलेट्स वगैरह जो इशू था वो सब खत्म हो चुका है? देखिए मेरा कोई उनसे कोई 1.5 साल पहले हुई थी मुलाकात, तो मेरी कोई डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं है। बाकी तो आप ही के सब मीडिया के थ्रू या दोस्तों के मालूमात से मियाँ साहब ठीक हैं, काफ़ी अरसे से उनकी तबीयत ठीक है। पिछले दिनों दुबई भी आए हुए थे और अब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि 2017 में जो बढ़ता हुआ, जो तरक्की करता हुआ, जो बेहतर पाकिस्तान था, उसी से स्टार्ट करें। अगरचे देखें ना वो कीमतें या वो जो महंगा, असल बुरान तो महंगाई का है ना जी, या बेरोजगारी का है। ये जरा ये मियाँ साहब के आने के बाद तब्दीली क्या आनी है या सियासी जमातों के पास क्या इकोनॉमिक प्लान्स हैं, इस पर जरा हमें थोड़ा सा आगे चलकर वक्फे के बाद बात करनी है। मैं चाह रहा हूँ जरा ब्रेक से पहले हाफिज एहसान अहमद साहब को मौका दे दें। तो हाफिज साहब, ये अब इस वक्त मियाँ साहब जो वापस आएंगे, उनकी जो एक कानूनी तौर पर मुश्किलात हैं उस पर तो आप जरूर रोशनी डालिएगा, लेकिन पहले बता दें इलेक्शन कमीशन क्यों अभी तक एक डेट नहीं दे पा रहा है? ये 9 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हुई, आज 2 महीने पूरे होने को आ रहे हैं। 30 नवंबर को जब हल्का बंदियों का प्रोसेस मुकम्मल होगा, क्या उसी दिन डेट देगा? उससे पहले कोई कानूनी बाइंडिंग ऐसी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्हीं की गवर्नमेंट थी और इन्हीं की गवर्नमेंट के अंदर CCI का एक फैसला आया जो आर्टिकल 153 के नीचे आया और हमारा एक पेंडिंग जो सेंसस का इशू था उसको इन्होंने कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया और उसके बाद जो आर्टिकल 51(5) की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक डिलिमिटेशन प्रोसेस का इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया। अब उसके अंदर बड़ी वाज़ेह बात है कि 90 दिन का पीरियड जो है वो उस वक्त स्टार्ट होगा जब आर्टिकल 51(5) का प्रोसेस मुकम्मल होगा और फिर जिसके जिक्र किया जा रहा है जो आर्टिकल 224 है उसके अंदर है। दूसरा ये है कि 2 नोटिफिकेशन जो है वो किसी सूरत कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जारी नहीं हो सकते कि 51(5) का प्रोसेस भी आपका चल रहा हो और फाइनल ना हो और आप 224 के नीचे जो है वो एक नोटिफिकेशन भी कर दें। हाँ ये है कि उन्होंने जो 14 दिसंबर की डेट थी उसको 30 नवंबर पे ले आए हैं और एक उन्होंने अंदिया दे दिया है इस चीज के अंदर कि जनवरी के अंदर हम इलेक्शन करवाएंगे और उसकी एक प्रेस रिलीज। तो हाफिज साहब आपको ये नहीं लगता कतई कलामी की माजरत क्या ये भी बहुत ज्यादा है? ये अभी हल्का बंदियों की फहरिस्त तो आ गई है, अब जो रिजर्वेशन इस पर हो रहे हैं, जो एतराज़ात सामने आएंगे उसकी मुद्दत भी 1 महीना, फिर उन एतराज़ात की समातों को और उनको दूर करने का भी 1 महीना। ये 2 महीने इतने क्यों तवील ये वक्त लिया जा रहा है? ये 15-15 दिन के 2 स्पेल्स अगर करते तो 1 महीना पीछे हो जाता। ना सिर्फ एक ही माह है और पिछली दफा भी जब कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशंस की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसके अंदर ये था कि जी आप जब इन्होंने किया है तो जो भी रिजर्वेशन जिसने दिया है, जिस तरह 266 जो है वो हल्के बन गए 272 की बजाय जो है, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि 266 के अगेंस्ट आपकी एप्लीकेशंस नहीं आएंगी, वो वेरी फ्यू आती हैं और वो भी कंसर्न्स लोग वो आते हैं कि जी हमें इस ब्लॉक में नहीं, हमें दूसरी जगह डाल दे, हमें इस जगह फैसिलिटेशन नहीं है, दूसरी जगह कर दे। तो वो इलेक्शन कमीशन के पास पहला उसका इख्तियार है कि उन चीज़ों को एड्रेस करे और वो इमीडिएट करता है और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स जो हैं वो प्रोविंस वाइज बैठ के उसको करते हैं और फिर अगर आपका ग्रीवेंस नहीं है तो आप हाई कोर्ट के अंदर रिट जुरिसडिक्शन के अंदर जाते हैं और हाई कोर्ट भी इसकी 1-2 पेशियों के अंदर जो इस चीज़ का फैसला कर देती है। तो लिहाजा ये जो चीज़ है कि 30 दिन के अंदर अब ये सारी फाइनल लिस्टें आएंगी तो ये बिल्कुल आ जाएंगी और ये रीजनेबल पीरियड है, इसके ऊपर कोई शक शुबा करना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम को फेस करने के लिए तैयार हैं या उनका मैनिफेस्टो क्या है या इस मुल्क के लिए वो क्या ऐसा एजेंडा रखते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग उन्हें वोट दें। इन पार्टीज को उस पर मेहनत करनी चाहिए और अपने मंशूर के साथ आवाम के सामने आना चाहिए
और पाकिस्तान के आम आदमी का मंशूर इस मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, उनके जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, उन पर बात होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर आनी चाहिए। और उसके बाद महंगाई है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर इन पॉलिटिकल पार्टीज का है कि वो इस स्ट्रेटजी के साथ आए कि हम इस मुल्क की खिदमत करेंगे और इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। ये एक इसका है। अब क्या इन लोगों के पास हिकमत अमली है? जी नहीं, वो हिकमत अमली कि हमने तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को देखा है ना फॉर द लास्ट मैनी डिकेड्स जो है, चाहे कोई पार्टी जो है वो 10 साल इक़्तिदार के अंदर रही है, कोई 12 साल रही है, कोई 15 साल रही है, या मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर गए हैं, तो जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं न किया गया। क्या पाकिस्तान के इश्यूज के अंदर जब हम बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ के लिए आपको 25-25 साल लगते हैं। चलें हाफिज साहब, ये पॉइंट आपका आ गया। अब जाहिर है सियासी जमातों के पास इस वक्त क्या एंड्स हैं, और चूंकि इन्हीं सियासी जमातों में से किसी को हुकूमत बनानी है, सब 2-3 जमातों को मिलकर बनानी है, तो उन इकोनॉमिक प्लान्स पर क्या आवाम मुतमईन होंगे जो पीडीएम की पिछले 16 माह गुजार कर आ रहे हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। प्रोग्राम को एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान का एक आम आदमी आज किस मुश्किल में है, महंगाई ने किस हद तक उसे दबोचा हुआ है, इसका बखूबी अंदाज़ा एक रिपोर्ट से होता है जो कि ऑयल कंपनीज के एडवाइजरी काउंसिल ने जारी की। और इसके मुताबिक अगस्त के मुकाबले में सितंबर में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो फ़रोख्त है उसमें 25% कमी आई है। अब ये 2 महीनों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है, और इससे बड़ा गैप सिर्फ एक बार पाकिस्तान की तारीख में, जब पाकिस्तान में कोविड आया था आज से कोई 3 साल पहले, उस वक्त ये सूरत हाल सामने आई थी। आज ये इतनी कमी ख़रीदारी में क्यों आई है? चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो रही है, एक आम आदमी की मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ऐसे में जब 3-4 महीने बाद इलेक्शन आता है, एक नई मुंतखब हुकूमत आती है, तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे? हम डॉलर की कीमत भी देख रहे हैं कि 19 रोज़ हो गए आज, मुस्तकिल उसमें कमी आ रही है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा आवाम को नहीं मिल रहा। तो ये कब मिलना शुरू होगा? सियासी जमातों के पास क्या इसकी हिकमत अमली है? किस तरह से एक आम आदमी की मुश्किल को वो आसान करेंगे? इस पर ज़रा इस सेगमेंट में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो शर्मिला साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इख्तिदार में आती है, आपकी हुकूमत बनती है, या आप कोलिशन गवर्नमेंट में आते हैं और आपके बाकी सारे इत्तेहादी भी आपके साथ होते हैं, क्या आपका इकोनॉमिक प्लान होगा? किस तरह से इस एक आम आदमी की मुश्किल को आप आसान करेंगे जो कि इस वक्त 324-325 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं? जी अरबाब साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस वक्त जो हालात हैं, बिलखुसूस महंगाई के हवाले से पाकिस्तान के मौशी हालात जो हैं, गरीब तबका तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, मुतवासत तबका जो है वो पिस चुका है, और हर किसी को ये तकलीफ़ महसूस हो रही है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हमेशा गरीब आवाम के साथ उनके दुख दर्द में उनकी तकलीफ़ बांटी है। और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में भी जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत के आएगी, तो हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स होंगे, ऐसे सोशल सेफ्टी नेटवर्क्स होंगे जहाँ पर बिलखुसूस इन लोगों को रिलीफ दिया जाएगा जो इस वक्त बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। हमारा जो फोकस है वो है पावर्टी एलिवेशन। हमारा जो इस वक्त जो हमारी जंग जिससे हमने लड़नी है वो है बेरोज़गारी, वो है महंगाई। जिस तरह सदर जरदारी साहब फरमाते हैं कि हमें एक नया मिसाके मईशत बनाना है। पाकिस्तान के अंदर हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं, इनको सही इस्तेमाल करने की बात है। इंशाल्लाह ताला देखिए, हमने माजी में भी बड़े प्रोग्राम्स दिए हैं, बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से, तो घरानों को सपोर्ट मिली है। इसी तरीके से आप देखें कि वसीला हक़ दिया है, वसीला रोज़गार दिया है। हमने मईशत के पहिए को चलाना है। इस मुल्क में जब तक सियासी और माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मईशत का पहिया नहीं चलेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त लोकल इन्वेस्टर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, हाथ रोक के बैठ गया है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो चुका है। जब तक हम ये सियासी इस्तेहकाम नहीं लेकर आएंगे, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो रोज़गार के मौके जो हैं वो पैदा नहीं होंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि जनाब, ये आपस के लड़ाई झगड़े छोड़ें, और ये कहना कि जी एक बंदा आएगा तो जी वो पता नहीं क्या कर देगा, वो मईशत को बहाल कर देगा, वो उस मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म कर देगा, ये किसी एक शख्स, किसी एक जमात की तो बस की बात ही नहीं है। इसमें हमको सबको मिल के एक अपना अपना कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा।
और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी लेकिन शर्मिला साहब अभी जब 2 माह पहले जब आप लोग सब एक साथ मौजूद थे उस वक्त सब मिलकर ये काम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने देखा कि उस वक्त इकोनॉमिक टीम गो के PMLN के हाथ में थी, लेकिन वजीर तिजारत आपके थे नवीद कमर साहब, और उनके एक डिसीजन से चीनी की कीमत को हमने देखा वो कहाँ गई, तारीख में 200 से भी ऊपर वो कीमत गई चूँकि उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया था। तो ये जब साथ मौजूद थे सारे के सारे, उस वक्त ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या नहीं थी? उस वक्त क्यों ये मुश्किलात कम नहीं हो सकी बल्कि और ज़्यादा बढ़ती गई? देखिए अरबाब साहब, 15-16 माह किसी भी हुकूमत के लिए एक बहुत ही छोटा अरसा है कि आप किसी किस्म की पॉलिसी डिसीजन लें, उस पर इम्प्लीमेंट करें और फिर उसके असरात देखें। एवरीबडी न्यू कि जनाब ये 15-16 माह की हुकूमत है और हमने आगे इलेक्शन में जाना है। और ये भी हुकूमत, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी जंग थी, क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होते होते बच गया। हमारी जो अवलीन तरजीहात थी वो ये थी कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से रोका जाए, क्योंकि खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता तो ना जाने कितनी मज़ीद तबाही होती पाकिस्तान के अंदर। फिर ये देखिए कि इसके अंदर बेशक हमारे तजारत के वज़ीर थे, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स तो PML के वज़ीर आज़म थे ना। और 10 वजारतों के हवाले से हम अपनी 10 वजारतों के तो जवाब दे हैं, लेकिन हम पूरी हुकूमत के जवाब दे नहीं है कि उसकी क्या पॉलिसी थी क्या नहीं थी। हाँ, हम फ़ॉरेन पॉलिसी को बता सकते हैं कि इस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना एक इंतहाई अहम किरदार अदा करा। दुनिया भर का उन्होंने दौरा किया और ये कोशिश की कि पाकिस्तान को वो मकाम पहुँचाया जाए जो माजी में आपने देखा कि किसी किस्म की कोई फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं थी, बिल्कुल आइसोलेट हो गया था पाकिस्तान। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये था कि पाकिस्तान ने जो एक क्लाइमेट फ़ंड का इनेकाद करवाया है COP27 के अंदर, वो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि वो ना सिर्फ पाकिस्तान को हेल्प करेगा बल्कि पाकिस्तान जैसे तमाम वल्नरेबल ममालिक को हेल्प करेगा जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जिनको शदीद ख़तरात लाहक हैं। सो हमने अपनी कोशिश की है। इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में अगर हमें हुकूमत मिलती है तो हम इंशाल्लाह ताला वो प्रोग्राम्स लेकर आएंगे, वो इकोनॉमिक रिवाइवल प्रोग्राम्स लेकर आएंगे जिससे वाकई पाकिस्तान जो है एक सही राह के ऊपर गामजन होगा। ठीक है, तो अब कैसर साहब, सारी सियासी जमातों को जब इलेक्शन में जाना है तो लोगों के जहनों में भी PDM हुकूमत की यादें ताज़ा हैं, अभी वो कोई मध्यम नहीं हो गई हैं, वो उनके दिमाग से निकली नहीं है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, लेकिन एक आम आदमी तो अपनी उसकी एक छोटी सी जो मईशत होती है, जो उसका अपना एक बजट होता है, वो तो उसमें डिफ़ॉल्ट कर गया है, क्योंकि उसके पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो महीना गुजार सके अपनी उस आमदनी में। तो अब आप लोगों के पास क्या इकनॉमिक प्लान्स हैं? आप लोगों की टीम PDM की हुकूमत में जो इकनॉमिक टीम थी वो बुरी तरह फेल हुई है एक आम आदमी की नज़र में? देखिए, बात शर्मिला ने बड़ी तफसील से आपसे बात की और इसमें हकीकतें हैं। देखिए, 16 साल से कोई यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं, कोई मुसलसल पॉलिटिकल हुकूमतें चलती रही, जमहूरी निज़ाम चलता रहा, लेकिन 16 साल में हर पीरियड में और अबतर होती गई सूरत। आप अगर स्टैटिस्टिक्स निकालें ना, 2017 में 106 रुपये डॉलर था जो आज 286 पे खड़ा है, और ये मुसलसल बढ़ता है। और बात यह है कि कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा, हमारे यहाँ इकनॉमिक प्लान वर्किंग नहीं होती, हमारे यहाँ पार्टियों में कोई प्लानिंग नहीं होती, मशवरे नहीं होते, हम तो सिर्फ खोखले नारे लगा रहे हैं। अभी भी मसलन हम बात करें, मैं मुस्लिम लीग नवाज का थ्रू आउट यानी फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन अभी बनता रहा हूँ। बात यह है कि अगर हम ये आज नारा लगाएं कि हम 2017 में जो कीमतें थी मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने से वो वापस आ जाएंगी, तो ये झूठ होगा ना। और हम लोगों को क्यों झूठ की आदतें डलवा रहे हैं? हम एक्चुअल बातें बताएं। देखिए, रीजनल ट्रेड दुनिया में अहम ट्रेड होती है पूरी दुनिया में, यानी आपके करीबी जो मुल्क आसियान कंट्रीज है ना, वो 65% ट्रेड अपनी रीजनल करते हैं, एक दूसरा मुल्क आपस में ट्रेड करते हैं। हमारे तो आपने हाथ बांध दिए हुए हैं। इंडिया की ट्रेड कोई पता नहीं पिछले कितने सालों से बंद है, और इंडिया का मतलब ये ट्रेड का है कि आगे आप बांग्लादेश तक और बर्मा तक और पूरा जो आपका ये सार्क कंट्रीज हैं उसमें आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ईरान से सैंक्शन लगी हुई हैं, अफगानिस्तान से रास्ते बंद थे, अभी रिसेंटली रास्ते खुले तो ये दहशतगर्द की वजह से भी उसमें इम्पैक्ट आया, और फिर स्मगलिंग हो रही है बेइंतहा। आपके यहाँ रेवेन्यू आता नहीं है। हम अभी जून में 7,500 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया, जो अगले साल 9,500 का टारगेट है। अब ये तकरीबन 8% बनता है कौमी आमदनी का।
इंडिया में ये रेवेन्यू 15% है, ये उससे लेकिन ऊपर है। कैसर साहब, ये जितनी खामियां आप गिनवा रहे हैं इस वक्त निजाम की, ये उसी निजाम की है ना जिस निजाम के तहत ये तमाम सियासी जमातें, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, ये तमाम इसी निजाम के साथ हुकूमत करते रही हैं और इसी निजाम के रहते हुए ये हमें बेहतरी के ख्वाब दिखाती रही हैं। ये निजाम के तहत बेहतरी का कोई चांस नहीं है। अगर कोई बोलता है तो गलत बोल रहा है। किसी पार्टी के पास कोई प्लानिंग नहीं। मैं तो फाइनेंस साइड का ही बंदा हूँ। मुझे बताइए कि मेरे से ज्यादा कौन प्राइवेट सेक्टर के करीब रहा होगा। पाकिस्तान की तारीख में मेरी फैमिली तीनों चैम्बरों का इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बने। मैं खुद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर गया तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाईएस्ट वोट लेके प्रेसिडेंट बना। मेरा फर्स्ट कजन फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का। बात यह है कि हम समझना ही नहीं चाहते। हम तो लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं। अपने इलाकों में भी लड़ते हैं, अपने रीजन में भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर वाकई पाकिस्तान को इम्प्रूव करना है, बाहर का पैसा यहाँ आता नहीं है। क्या वजूहत है? ना हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी में है। टोटल ब्यूरोक्रेट फैसला करता है। एक बता दीजिए मुझे कि बजट जो है वो हमारा आईन कहता है कि बजट पे वोट सिर्फ कौमी असम्बली के लोगों ने देना है, लेकिन यहाँ कौमी असम्बली का कभी कोई फाइनेंस मिनिस्टर रेयर ही बनता है, कभी शायद ही कभी बनता हो। बाकी तो सारे या तो सेनेट से आ जाते हैं या अनइलेक्टेड लोग होते हैं, बाहर से टेक्नोक्रेट आ जाते हैं। जिन लोगों ने ये बेड़ा गर्क किया और खराबियां की हैं, आप उन्हीं के ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं, बार बार उन्हीं के ऊपर लाते हैं। ठीक है, अब जाहिर है कैसा साहब ये सियासत, ये जो सियासी लीडर्स होते हैं वही इनको लेकर आते हैं ना, टेक्नोक्रेट को लाएं, किसी और स्पेशलाइज को लाएं। कैसा साहब मैं आपकी तरफ जरा वापस भी आता हूं जी, पॉइंट आपका आ गया। जरा हमने थोड़ा सा मुझे जरा मौका दीजिएगा हाफिज एहसान साहब से। जरा मैं हाफिज एहसान साहब से मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक जो कानूनी पेचीदगियां और चैलेंजेस हैं थोड़ी सी वो भी उनसे जान लूं। अब हाफिज एहसान साहब, मियां साहब 21 तारीख को आते हैं, शाम 6:30 बजे वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, लाहौर पे लैंड करेंगे। उसके बाद क्या उनकी मंजिल होगी? वो बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाएंगे आपकी नज़र में जहां मीनार पाकिस्तान पर जलसा होना है, या फिर उन्हें कानून हरकत में आएगा? जिस तरह से निगरान हुकूमत कह रही है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, तो कानून ये कहता है कि उन्हें फिर वापस जेल में ही जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? वाह भाई, चीज़ ये है कि अगर आपने कोई भी ओपिनियन देनी है लॉ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि केस क्या है और जो एक्यूज्ड है उसका स्टेटस क्या है। केस ये है कि उनके खिलाफ नंबर 1 पनामा के अंदर परमानेंट लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। उस कॉन्सिक्वेंस के अंदर वो अपनी जो पार्टी की लीडरशिप थी या प्रेसिडेंट थे उससे हटे, और अब ये है कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, इलेक्शन पॉलिटिक्स के अंदर, जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट अपनी उस जजमेंट को रिवर्स न करे या किसी और केस के अंदर ये फाइंडिंग्स न दे कि जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है उसका ये टेन्योर है। तो ये तो बात आ गई इलेक्शन कमीशन की। अब दूसरा ये है कि उनके खिलाफ पनामा के बाद 3 केसेस थे, एक फ्लैगशिप का था, एक अल-अज़ीज़िया का था और तीसरा एवनफील्ड का था। अब जो 2 केसेस हैं उसके अंदर उन्हें कन्विक्शन हुई है, और वो कन्विक्शन ये है कि उसके खिलाफ उन्होंने अपील्स की, और इस दौरान जो है वो अंडरटेकिंग दे के वो बाहर चले गए, और उनकी अपील्स जो हैं उसके ऊपर डिसमिसल उनकी आएगी और उनके परमानेंट वारंट्स हैं। अब ये है कि वो एक कन्विक्टेड है, उनकी अपील्स जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी एब्सेंस की वजह से डिसमिस की थी। उसके बाद ये है कि तीसरी लीगली एब्सकॉन्डर भी हैं, चूंकि ज़ाहिर उनके इश्तिहारी और मफरूर होने के भी जारी हुए थे बाकायदा तौर पर। जब आपने किसी के परमानेंट वारंट्स इशू करते हैं तो उससे पहला प्रोसेस आपका एब्सकॉन्शन होता है, वो एब्सकॉन्डर्स भी हैं। अब ये इस चीज के अंदर है। और जो परमानेंट वारंट्स आपके होते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो शख्स जो है पाकिस्तान की हदूद के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, आपको याद होगा पीटीआई दौर के अंदर जो था, उन एग्जीक्यूशंस के लिए फॉरेन ऑफिस ने जो बरतानिया की हुकूमत थी उसको भी लिखा था। तो अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो आगे आपने ओपनिंग में कहा कि जी सैटरडे को आएंगे, संडे को छुट्टी होगी, जलसा करेंगे, और उसके बाद जो है कि वो जाके कहेंगे कि मैं आ गया हूँ, मुझे आप सरेंडर करें, ये उस सूरत के अंदर मुमकिन है कि जब दुनिया के अंदर, हाँ कुछ ममालिक के अंदर ऐसा है कि जब आपको सेंटेंस दी जाती है तो आपको टाइम दिया जाता है कि आप उस टाइम के अंदर अपने मामलात को खत्म करके दोबारा आप कोर्ट के अंदर आए और आपको जेल। तो हाफिज साहब, इसका मतलब कि कानून में गुंजाइश है कि वो आए, वो एयरपोर्ट से नहीं गिरफ्तार होंगे, एयरपोर्ट से वो जलसा गाह तक जाएं, फिर अपनी रिहाइश गाह तक जाएं, एक दिन गुजारें, फिर जब वर्किंग डे आए फिर वो अदालत जाए? नहीं, उनके परमानेंट वारंट्स हैं, और वो किसी सूरत जो है जब परमानेंट वारंट्स का आप एग्जीक्यूट करेंगे, जिस तरह आपका इंटीरियर मिनिस्टर भी कहते हैं और जो आपके प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि लॉ अपना रास्ता बनाएगा,
तो जब वो एयरपोर्ट से आएंगे उन्हें जो है वो अरेस्ट करने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और चूंकि ये है कि जब आप जिस दिन आके आपने सरेंडर का तो आपका मूड ही नहीं है, आपका उसके अंदर ये है कि जी मैं उस दिन जाऊंगा जब अदालत खुलेगी। तो अदालत तो तब खुलेगी ना जब अदालत के अंदर आपका केस है। उससे पहले ये है कि आपकी जो कन्विक्शंस है, एब्सकॉन्शंस भी है, परमानेंट वारंट्स भी है, और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो पाकिस्तान के हर रियासती इदारे की जिम्मेदारी है कि अगर कोई एब्सकॉन्डर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आता है तो उसको पकड़ के मुतलका अदालत के अंदर करें और उसके बाद जेल के अंदर भेज दें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को अगर लीगल स्ट्रैटेजी के साथ देखा जाए तो मियां साहब जब पाकिस्तान के अंदर आएंगे और ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो उसके अंदर जो प्री अरेस्ट बेल का उनका जिक्र करते हैं, प्री अरेस्ट बेल तो उस वक्त आएगी जब आपकी कन्विक्शन नहीं है, तो लिहाजा प्री अरेस्ट भी नहीं है। प्रोटेक्टिव बेल आपकी उस वक्त आएगी जब आप एक अदालत से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, वो भी नहीं है। आपकी कन्विक्शन हुई है 2 केसेस के अंदर है और एक के अंदर आपको 7 साल सजा हुई है। चलें, यानी अगर कन्विक्शन नहीं होती तो फिर ये सिचुएशन बनती जो प्रोटेक्टिव बेल की बात हो रही है। ठीक है हाफिज साहब, पॉइंट आपका आगे। जरा शर्मिला साहबा, ये जो कन्विक्शन होना और ना होने वाला ये मामला है, अब ये कानूनी तौर पर तो हमने लीगल एक एक्सपर्ट पे ओपिनियन ले ली कि मियां साहब वापस आएंगे तो एयरपोर्ट से भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं कोई हैरत तो नहीं होगी? आप लोगों को तो कोई एतराज़ नहीं होगा कि मियां साहब आ रहे हैं 4 साल बाद और उनके खिलाफ कानून हरकत में आ रहा है? देखिए जी, मियां साहब का आना या ना आना ये प्योरली PMLN का मामला है और ये उनका इशू है। वो किस तरह हैंडल करते हैं नहीं करते ये उनकी लीगल टीम बेहतर बता सकती। आई डोंट रिप्रेजेंट PML, मैं पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंट करती हूँ। और हमारे लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि फ़ोकस कोई और चीज़ नहीं है। हमारे लिए इस वक्त जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो हमारा फोकस है, वो है इलेक्शन की तारीख, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना। और हमने फोकस करना है, हमने टारगेट करना है बेरोज़गारी को, महंगाई को और गुर्बत को। ये हमारा फोकस है इस वक्त, हमारा कोई और फोकस नहीं है। ठीक है, तो कैसर अहमद शेख साहब, अब ये हालात तो इतने सादा नहीं लग रहे जिस तरह से हाफिज साहब ने। अच्छा, चलें हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जरा कैसर साहब ने एक शॉर्ट कमेंट दे दें इस पर जरा पहले। मैं एग्री करता हूँ कि हालात साजगार नहीं है। देखिए, ये बातें करने से तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन बेहतर नहीं हो जाएगी ना हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ना हमारी सेविंग्स बढ़ रही है, ना हमारे पास रेवेन्यू बढ़ रहा है। हम तो खसारे का बजट बना रहे हैं। ठीक है, चलें, आपको लग रहा है कि हालात साजगार नहीं है। जी हाफिज साहब, बस 20 सेकंड रह गए, 20 सेकंड में आपने क्या मुकम्मल करना चाह रहे हैं कर दीजिए। पार्टियां अपने मैनिफेस्टो पे काम नहीं करती। जी कैसर साहब, वक्त की थोड़ी कमी है, कैसर साहब जरा माजरत के साथ आपको रुकना पड़ेगा। हाफिज साहब जी, आपका लास्ट कमेंट। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके GDP का 0.3% है और एक हंगरी छोटा सा मुल्क है उसका $170 बिलियन उनकी इन्वेस्टमेंट आई और 60% है। ठीक है, लेकिन एक चीज जो ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। हाफिज एहसान साहब, शेख साहब, शर्मिला फारूकी साहबा प्रोग्राम में मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।